प्यारे बच्चों, क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन पेपर विभिन्न विषयों का जारी हो चुका है। लेकिन आप लोगों से सलाह देता हूं कि आप लोग सबसे पहले टर्म 2 का जो आपका क्लास 11 का सिलेबस है, पहले आप लोग सिलेबस को फोकस कीजिए। उससे जो आपका सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है उसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पहले करके आप लोग फिर मॉडल क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि 12th क्लास में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए मॉडल क्वेश्चन से, लेकिन आर्ट्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। इसीलिए आपको सलाह देना चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले सिलेबस चैप्टर बाय चैप्टर करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद ही आप मॉडल क्वेश्चन को कम्प्लीटली याद कर लीजिएगा। मॉडल क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है, लेकिन आप लोग सिलेबस के आधार पर भी तैयारी कीजिए। साथ ही आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है तो ग्रुप ए का सारा वीडियो मैंने बना दिया है। माद मादिका, बहुलक, माद विचलन, परमाप विचलन, चतुर्थक विचलन आपको नहीं पढ़ना है, सहसंबंध पढ़ना है। निर्देशांक का वीडियो भी नहीं बना है, उसका बहुत जल्द आप लोग को बना के दूंगा। और अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हम लोग ग्रुप बी में भारत में मानव पूंजी निर्माण चैप्टर को देख रहे थे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने इसके पार्ट बाय पार्ट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का बताया है। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और 8 साल के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, और मैं चाहता हूँ हर बच्चा इससे लाभान्वित हो। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण, इसका पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी निर्माण के महत्व एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी निर्माण का महत्व या अथवा भूमिका। किसी भी देश के द्रुत आर्थिक विकास में मानवीय पूंजी का विशेष महत्व है। प्रोफेसर आर्थर लेविस के शब्दों में, आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। प्रोफेसर मिंट का यह कथन सत्य है कि अब यह अधिकाधिक स्वीकार किया जाता है कि बहुत से अल्पविकसित देशों का विकास बचत की कमी के कारण इतना नहीं रुका है जितना कि कौशल और ज्ञान की कमी के कारण, जिसकी वजह से उनकी व्यवस्था की उत्पादक विनियोग में पूंजी का अवशोषण करने की क्षमता सीमित हो गई है। इसलिए नई तथा विस्तारशील सरकारी सेवाओं में कर्मचारी नियुक्ति करने के लिए भूमि प्रयोग की नई व्यवस्था तथा कृषि के नए तकनीक तरीके प्रचलित करने के लिए संचारण के नए साधनों का विकास करने के लिए, औद्योगिकरण को आगे ले जाने के लिए, शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए मानव पूंजी आवश्यक है। वास्तव में यदि देश के पास पर्याप्त मानव पूंजी हो तो भौतिक पूंजी अधिक उत्पादक बन जाती है। जैसे यहाँ हो जाएगा, जैसे एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को तेज करने तथा उसे पिछड़ापन से बाहर निकालने में मानव पूंजी निर्माण निम्न प्रकार सहायक हो सकता है। पहला, यह अल्पविकसित देशों के समग्र वातावरण में परिवर्तन ला सकता है या लोगों की आकांक्षाओं, अभिवृत्तियों एवं अभिप्रेरणाओं को विकासोन्मुखी बनाकर आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करा सकता है। दूसरा है, मानव पूंजी भौतिक पूंजी को अधिक उत्पादक बना देती है। तीसरा है, मानवीय पूंजी निर्माण में निवेश अधिक प्रतिफल प्रदान करता है, यह प्रतिफल लागत से अधिक होता है। चौथा है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक बेहतर उपयोग किया जा सकता है, श्रम बल की गतिशीलता बढ़ती है जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। छठा है, श्रमिकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। सातवां, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आठवां, श्रम को लाभकारी रोजगार प्राप्त होता है। संक्षेप में, मानवीय पूंजी निर्माण में किया गया निवेश उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके आर्थिक विकास की दर में हो जाएगा, यहाँ विकास की दर में वृद्धि कर सकता है। अगला क्वेश्चन में, मानवीय पूंजी निर्माण में निवेश के मुख्य क्षेत्र बताएं। तो मानवीय पूंजी निर्माण में निवेश के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाएं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण सेवाओं पर किया गया विनियोजन मानव शक्ति की कार्यकुशलता को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक प्रगतिशील उन देशों में होगी जहां पर शिक्षा विस्तृत होती है और जहां पर वह लोगों में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। शिक्षा पर विनियोग करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला क्या है, तो अर्थव्यवस्था की दशा पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा है,
विकास को गति मिलने पर औद्योगिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा है शैक्षणिक पद्धति कार्यमूलक होनी चाहिए, सिद्धांत प्रधान नहीं। और इसका लास्ट पॉइंट है डी, इसके पश्चात प्रबंधकीय व व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पोषण। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता में वृद्धि एक आवश्यक पूर्ण शर्त है और उत्पादकता में वृद्धि के लिए स्वास्थ्य जनशक्ति का होना आवश्यक है। स्वास्थ्य का निम्न स्तर एवं पोषण की कमी उत्पादकता एवं आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अल्पविकसित देशों में अल्प पोषण, चिकित्सा सेवाओं की कमी व स्वास्थ्य के निम्न स्तर के कारण उनकी गुणवत्तात्मक उत्पादकता कम होती है, उनके प्रति व्यक्ति आय कम होती है और वे निर्धनता के दूषित चक्र में जकड़ जाते हैं। अतः इन देशों में विकास की गति को तेज करने के लिए जनशक्ति के गुणों में सुधार किया जाना आवश्यक है। इसके लिए लोगों को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए, सफाई एवं स्वास्थ्य दशाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। आवास सुविधाएं। तो आवास व्यवस्था मानवीय स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटक है। गंदी बस्तियां, बिना हवा एवं रोशनी के छप्पर युक्त झोपड़ियां, सीलन एवं गंदगी से भरी गलियों लोगों के स्वास्थ्य को सन्ने सन्ने छीन करती है, जिसका उनकी उत्पादकता एवं देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छी आवास व्यवस्था श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाएगी, उनकी उत्पादकता के स्तर को ऊंचा करेगी और आर्थिक विकास की दर को तीव्र करेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानवीय पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं बताएं, इन समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो मानवीय पूंजी निर्माण की समस्याएं, मानव पूंजी निर्माण में आने वाली कुछ मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है आवश्यक मानव पूंजी के स्टॉक का अनुमान लगाने की समस्या। अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक मानवीय पूंजी के कुल स्टॉक का अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है। विशेष रूप से विकसित की विभिन्न अवस्थाओं में यह अनुमान लगाना तो और भी कठिन होता है। फिर भी इतना निश्चित है कि अल्पविकसित देशों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में शिक्षित व प्रशिक्षित व्यक्तियों के रूप में मानव पूंजी मतलब उद्यमी, संगठन, प्रशासक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, अभियंता आदि की आवश्यकता अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, मानव पूंजी निर्माण की वृद्धि दर को व्यक्त करने की समस्या। मानव पूंजी निर्माण की वृद्धि दर को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है। फिर भी इस संबंध में यह कहा जाता है कि समान रूप से मानव पूंजी निर्माण की वृद्धि दर केवल श्रम शक्ति की वृद्धि दर से ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भी अधिक होनी चाहिए। हार्वेसियन का कहना है कि तकनीकी व्यक्तियों में वृद्धि दर श्रम शक्ति की वृद्धि दर से कम तिगुनी तथा कलरकों, शिल्पियों, प्रबंधकों और प्रशासक सेवी वर्ग की वृद्धि से दुगुनी आवश्यक होना चाहिए। तीसरा है बच्चों, शिक्षा में विनियोजन का ढांचा निर्धारित करने की समस्या। तो एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है, जो कि प्रायः निःशुल्क एवं अनिवार्य होती है, और माध्यमिक शिक्षा पर कम। ऐसा करने पर पर्याप्त अपव्यय होता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का दबाव बढ़ने से आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है। चौथा है बच्चों, उच्चतर शिक्षा के अनुचित प्रसार की समस्या। अल्पविकसित देश शिक्षा के विद्यमान स्तर में सुधार किए बिना ही उच्चतर शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय खोलते रहते हैं। फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट आ जाती है तथा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त स्नातकों की दक्षता और उन्नति की संभावना घट जाती है। मिंट महोदय का विचार है कि इस प्रकार की शिक्षा नीति एक प्रकार से देश के आर्थिक विकास और मानवीय संसाधनों का अपव्यय है। कृषि शिक्षा, स्त्री एवं प्रौढ़ शिक्षा तथा कार्यरत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव। तो अल्पविकसित देशों में कृषि शिक्षा, स्त्री एवं प्रौढ़ शिक्षा तथा कार्यरत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। परिणामतः आर्थिक विकास दृष्टि से उपयुक्त मानसिकता, दृष्टिकोण तथा उत्पादक क्रियाओं का अभाव बना रहता है। समस्याओं के निवारण हेतु उपयुक्त सुझाव। तो पहला सुझाव है बच्चों, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर को कम किया जाए, इससे श्रम बल में वृद्धि की दर कम होगी, बचत और निवेश में वृद्धि होगी तथा जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, उपयुक्त जनशक्ति नियोजन किया जाए ताकि श्रम की पूर्ति श्रम की मांग के अनुरूप की जा सके। तीसरा पॉइंट है, उपयुक्त शिक्षा सुधार की योजना बनाई जाए। शिक्षा सिद्धांत प्रधान न होकर व्यवसाय प्रधान हो, शिक्षा विकास के अनुरूप होनी चाहिए। चौथा है, देश में वर्तमान जनसंख्या के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पांचवा है, मानव पूंजी निर्माण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक भाग बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक तत्व के रूप में शिक्षा का महत्व एवं स्वरूप बताइए। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शिक्षा,
मानव संसाधन के विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा से आशय लोगों के पढ़ने लिखने और समझने की योग्यता से। भारत में मात्र 74.04% लोग साक्षर है, जबकि अन्य विकसित देशों में यह प्रतिशत 90 से 95% तक है। शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा नागरिकता की भावना का विकास करती है। शिक्षा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है। शिक्षा उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुविधाजनक बनाती है। इससे लोगों के मानसिक स्तर का विकास होता है। इससे देशवासियों की सांस्कृतिक स्तर में अभिवृद्धि होती है। यह मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। यह विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता को संभव बनाती है। भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास। तो सामान्य शिक्षा का प्रसार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में सामान्य शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। देश में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगभग 4 गुना और छात्रों की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है। 1991 ईस्वी में कुल जनसंख्या का मात्र 16% ही साक्षर था, जो 2011 में बढ़कर लगभग 74.04% हो गया। प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र आते हैं। योजना काल में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। इस समय 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में लगभग 90% बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किंतु अभी भी यह प्रतिशत निम्न है। शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़े राज्य बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश शिक्षा के इस पिछड़ेपन का प्रमुख कारण आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन है। माध्यमिक शिक्षा। वर्ष 2010-11 में देश में लगभग 2,45,000 माध्यमिक विद्यालय कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए गए, किंतु इन विद्यालयों में विद्यार्थियों का दाखिला संतोषजनक नहीं रहा है। यह मात्र 20% है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के व्यावसायीकरण में भी विशेष सफलता नहीं मिली है। चौथा है उच्चतर शिक्षा। भारत में विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं में 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 215 राज्य विश्वविद्यालय, 100 समकक्ष विश्वविद्यालय, राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित 5 संस्थाएं तथा 13 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान 1800 महिला महाविद्यालयों सहित 17,000 महिला महाविद्यालयों के अतिरिक्त है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में अब प्राइवेट विश्वविद्यालय भी खुल गए। पांचवा है तकनीकी, चिकित्सकीय एवं कृषि शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान में देश में 1215 पॉलिटेक्निकल संस्थाएं तथा 778 मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देश में 268 मेडिकल कॉलेज तथा 126 डेंटल कॉलेज है। देश में अनेक अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। छठा है ग्रामीण शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के व्यापक प्रसार पर बल दिया जा रहा है। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की जा चुकी है। सातवां है प्रौढ़ एवं स्त्री शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। 1975 ईस्वी में औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्त्रियों पर शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आठवां है कुल साक्षरता अभियान। देश में सभी के लिए शिक्षा आंदोलन शुरू किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप साक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई है। उपयुक्त प्रयासों के बावजूद हमने शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सफलता अर्जित नहीं की है। आज भी भारत में निरक्षर लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। व्यावसायिक शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। बालिकाओं का दाखिला प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में शिक्षा तक पहुँच कम है और निजीकरण से शैक्षिक जगत में असमानताएं बढ़ी है। अतः शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मैं बहुत जल्द मॉडल क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बताना शुरू करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।